ठीक है। नमस्कार मित्रों, श्री कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने प्रतिहार वंश का इतिहास पढ़ना शुरू किया था। प्रतिहार वंश का इतिहास पढ़ा था हमने और प्रतिहार वंश की दो शाखाओं के बारे में, मंडोर शाखा और जालोर शाखा का हमने कल अध्ययन किया था। और मंडोर और जालोर के जो गुर्जर प्रतिहार शासक हुए थे उनके बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम प्रतिहारों की कन्नौज शाखा के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के कन्नौज शाखा का आज अध्ययन करेंगे। कन्नौज के प्रतिहार। कन्नौज के प्रतिहारों की जब हम बात करते हैं तो कन्नौज के प्रतिहारों का प्रथम जो प्रतापी शासक हुआ था वह था मिहिर भोज। मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है वो 836 से लेके 885 ईस्वी तक कन्नौज के शासक रहे। मिहिर भोज और भोज परमार दोनों ही भोज के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना है कि मालवा का जो शासक जिसका संबंध धारा नगरी से है वो परमार वंशीय थे, उन्हें भोज परमार के नाम से जाना जाता है। और यहां जिस भोज की हम बात कर रहे हैं ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज है। मिहिर भोज के बारे में जो विशेष बातें हैं उनमें सबसे प्रथम बात है कि इनके बारे में हमें जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति लेख से मिलती है। इनके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो ग्वालियर प्रशस्ति लेख है, उससे मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति लेख। ग्वालियर प्रशस्ति लेख से हमें मिहिर भोज से पहले के उसके जो शासक हुए उनके बारे में और मिहिर भोज के बारे में जानकारियां मिलती। मिहिर भोज के बारे में जो प्रमुख जानकारियां हैं उसने दो उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज की उपाधियां कौन कौन सी थी? तो एक तो उपाधि थी उनकी आदिवरा है, और दूसरी उपाधि थी प्रभास। प्रश्न आता है कई बार, आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक था? तो उत्तर होगा मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवरा और प्रभास की उपाधियां धारण की। अरबी यात्री सुलेमान इनके शासनकाल में भारत आया था। अरबी यात्री सुलेमान इनके शासनकाल में भारत आया और यह घटना 851 ईस्वी की है। अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को एक ताकतवर शासक बताया है। मिहिर भोज को ताकतवर शासक बताया है। मिहिर भोज जो थे उन्होंने द्रह्म नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। द्रह्म नामक चांदी के सिक्के।
ये मिहिर भोज ने चलाए थे। तो मिहिर भोज के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि इन्होंने आदिवरा और प्रभास की उपाधियां धारण की। इनके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया, उसने इनको सबसे ताकतवर शासक बताया। और तीसरी बात, इनके द्वारा चलाए गए जो चांदी के सिक्के वो द्रह्म कहलाते थे। द्रह्म नामक चांदी के सिक्के मिहिर भोज ने चलाए थे। मिहिर भोज के बाद में शासक बने थे महेंद्रपाल। मिहिर भोज के बाद में प्रतिहार शासक था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का शासनकाल 885 से लेकर 910 ईस्वी तक रहा था। महेंद्रपाल का शासन 885 से शुरू होता है और 910 तक महेंद्रपाल का शासन था। महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान थे राजशेखर। महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान राजशेखर ने उन्हें निर्भय नरेंद्र कहा है। महेंद्रपाल के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है निर्भय नरेंद्र। निर्भय नरेंद्र। प्रश्न आता है कई बार, निर्भय नरेंद्र किस शासक को कहा गया? तो उत्तर है महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल को निर्भय नरेंद्र किसने कहा? उत्तर है राजशेखर ने। राजशेखर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। तो राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है? राजशेखर की रचनाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से 20 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजशेखर की रचना कोई एक नहीं है। राजशेखर की रचनाओं में सबसे पहले कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। दूसरी बाल रामायण। तीसरी बाल भारत। चौथी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। पांचवी भुवन कोश। छठी हरविलास। और सातवीं रचना है विद्वशाल भंजिका। विद्वशाल भंजिका। तो कुल मिलाकर के ये 7 रचनाएं महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान राजशेखर की है। राजशेखर द्वारा रचित पुस्तकें हैं कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हर विलास और विद्वशाल भंजिका। ये 7 रचनाएं राजशेखर की है। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और महेंद्रपाल के दरबार के में वो रहते थे तो महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को उन्होंने शिक्षा दी थी। इस तरह से वो महिपाल के गुरु थे और महेंद्रपाल के बाद में वो महिपाल के दरबार में भी रहे थे। तो इस तरह कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि राजशेखर किसके दरबारी विद्वान थे? तो महेंद्रपाल के भी थे और महेंद्रपाल के बाद महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल प्रतिहार के भी वो दरबारी विद्वान रहे थे।
महेंद्रपाल के बाद में महिपाल, प्रतिहार शासक महिपाल, इनका शासनकाल 912 से शुरू होता है जो कि 943 तक चलता है। महिपाल महेंद्रपाल के पुत्र थे और राजशेखर के शिष्य थे। इनके शासनकाल की प्रमुख घटना है महिपाल के शासनकाल में महिपाल के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी, ध्यान रहे ये बगदाद के निवासी थे अल मसूदी। अभी पहले मैंने बात बताई थी कि अरबी यात्री सुलेमान जो थे वो आए थे, वो मिहिर भोज के शासनकाल में आए थे, और बगदाद निवासी जो यात्री है अल मसूदी ये महिपाल के शासनकाल में भारत आए थे। और अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। अल मसूदी ने प्रतिहार राज्य को अल जुजुर या अल गुर्जर तथा राजा को बोरा कहा है। राजा को बोरा, राजा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन सा है? बोरा। तो अल जुजुर और बोरा महिपाल महेंद्रपाल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और अल मसूदी ने प्रतिहार राज्य को अल जुजुर या अल गुर्जर संबोधित किया है और राजा के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया है वो है बोरा। तो राजा को बोरा कहा। एक बात मैंने अभी पहले बता दी थी कि महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबारी विद्वान रहे थे राजशेखर, और राजशेखर महिपाल के गुरु भी थे। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल देव था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था? यशपाल देव। कन्नौज के प्रतिहारों की बात कर रहा हूं मैं। अंतिम शासक यशपाल देव का नाम मिलता है। और इस तरह से हमने उन तीनों गुर्जर प्रतिहार शाखाओं का अध्ययन किया है जिनका संबंध राजस्थान से था। इसके अलावा अलवर के राजोगढ़ में भी प्रतिहार वंश की एक शाखा के हमें प्रमाण मिलते हैं, जो कि अलवर जिले में राजोगढ़ एक स्थान है, वहां पर उनकी सत्ता का केंद्र बना था। तो वो चौथी शाखा है। और इसके अलावा उज्जैन और भृगुकच्छ यानी बड़ौच तक
प्रतिहारों ने अपना शासन स्थापित किया था। लेकिन चूंकि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास का संबंध जिन प्रतिहार शाखाओं का था वो 3 प्रमुख शाखाएं मंडोर, जालोर और कन्नौज की थी। और इस तरह से हमने प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अगला जो राजपत राजवंश है वो है चाहमान या चौहान, चौहान या चाहमान वंश, चाहमान या चौहान। जब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे तब चर्चा की गई थी कि चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राशों में यह उल्लेख किया कि चौहानों का जो उदय हुआ है वो अग्निकुंड से हुआ। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनमें सबसे पावरफुल चौहानों को बताया, क्योंकि चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय का आश्रय प्राप्त था और उसका उद्देश्य अपने राजा का जो है वो यशोगान करना था, उनकी कीर्ति का बखान करना था, उनके वंश का बखान करना था। इसलिए शायद उन्होंने ये बातें अपने ग्रंथ में लिखी। मोनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण जैसे इतिहासकारों ने उनके इस मत का समर्थन किया। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार है, इतिहासकारों का एक धड़ा है जो चौहानों का जो उदय है वो ब्राह्मण वंश से मानता है और इसके लिए वो बिजोलिया जो शिलालेख है उसका हवाला देते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। दूसरी ओर जो विदेशी इतिहासकार है जैसे कि कर्नल टोड, स्मिथ, कनिंगम, ये लोग जो है चौहानों का संबंध विदेशी जातियों से, ऊनों से, कुषाणों से या सक्कों से जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने कल ही चर्चा कर दी थी कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनकी बहुत सारी आदतें मिलती है, खान पान, युद्ध प्रियता जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें साम्यता है, इसलिए उन्होंने इन्हें विदेशी जातियों से जोड़ने की कोशिश की। और एक मत जो था, जो प्राचीन आर्यों की संतान वाला, जो सर्वमान्य प्रतीत होता है, कुछ भी रहा हो, मतैक्यता तो नहीं है, लेकिन जो चौहानों के बारे में हमें जानकारियां मिलती है वो इस प्रकार है कि इस वंश का जो संस्थापक था या जो आदि पुरुष था, चौहान वंश का जो आदि पुरुष था या यूं कहे चौहान वंश का जो संस्थापक था उसका नाम वासुदेव मिलता है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है और यह घटना लगभग 551 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। 551 ईस्वी का उल्लेख होता है। तो वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनका शासन कहां था। चौहानों का शासन शासन का क्षेत्र, तो चौहानों का जो शासन था वो शपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य का जो इलाका है वहां चौहानों के शासन होने के प्रमाण मिलते हैं। अब ये सपाद लक्ष्य कहां था, तो मैंने आपको बताया था महाजनपद काल में सपाद लक्ष्य उस क्षेत्र को कहा जाता रहा है जिसे महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो जांगल प्रदेश था वही सपाद लक्ष्य था और उस क्षेत्र में चौहानों ने अपना प्रारंभिक राज्य स्थापित किया था। एक बात। दूसरी बात,
सपाद लक्ष्य का एक अर्थ तो 1.25 लाख गांवों का क्षेत्र है, उससे लिया जाता है, और दूसरा अर्थ सांबर झील से भी लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर के चौहानों का जो शासन था वो सांबर झील के इर्द गिर्द था। सपाद लक्ष्य या जांगल प्रदेश की बात करें तो सपाद लक्ष्य का क्षेत्र भी वही क्षेत्र है, मारवाड़ का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर जिले का क्षेत्र, और सांबर झील वहीं पर स्थित है, जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो पूर्वी मारवाड़, बीकानेर का दक्षिण पूर्वी भाग, नागौर जिला और जयपुर जिले का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये जो क्षेत्र रहा ये चौहानों का राज्य क्षेत्र रहा। आगे चल करके फिर जब चौहानों का विस्तार अजमेर की तरफ हुआ तो उनका राज्य क्षेत्र बढ़ गया। चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है, चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो अहिछत्रपुर के रूप में जानी जाती है। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जो है वो अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर, हालांकि इनकी राजधानी अहिछत्रपुर का उल्लेख मिलता है, और चौहानों की ये जो शाखा है इस शाखा को शाकंबरी के चौहान कहते हैं। ये शाखा जो है ये कौन सी शाखा कहलाती है? शाकंबरी के चौहान। और शाकंबरी जो शब्द है वो सांबर के लिए प्रयुक्त है। शाकंबरी के चौहान, अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर के बाद संभवतया उनकी राजधानी शाकंबरी हुई थी। इस वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो अजयराज चौहान था। हालांकि वासुदेव के बाद में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उनके बारे में इतिहास में उतना जिक्र नहीं है। केवल जो राजस्थान की प्राचीन साहित्य है, जिनमें कुछ ख्यात साहित्य है जिनमें इनके बारे में उल्लेख मिलता है, या जो प्राचीन शिलालेख है उनमें हमें इनके बारे में जानकारियां मिलती है। लेकिन जो हमारे एग्जाम्स के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो पहला जो शासक है वो है अजयराज। अजयराज अजयराज ने अजय मेरू नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय मेरू या अजमेर नगर बसाकर और उसे अपनी राजधानी बना दी और अपनी राजधानी बनाया। जो अजयराज चौहान है, इनका शासनकाल जो है वो 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण है, उसमें माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1105 से लेकर के 1133 तक शासन किया था, और इसी दौरान ये जो अजमेर नगर बसाया गया था ये 1113 ईस्वी में बसाया गया था। ध्यान रहे, अजमेर नगर 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था। यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, अगर अजमेर नगर की स्थापना कब हुई, किसने की? तो चौहान शासक अजयराज ने, और स्थापना का जो काल है वो है 1113।
13 ईस्वी, यानी 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण जो है वो है। अजयराज चौहान के बाद में अर्णोराज, अर्णोराज जो थे वे अजमेर के चौहान वंश के शासक हुए और अर्णोराज का अन्य नाम आनाजी भी है। अर्णोराज का एक अन्य नाम आनाजी भी है। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया, जो अजमेर की प्रमुख झील है। आना सागर झील का निर्माण करवाया आनाजी ने या अर्णोराज ने 1137 ईस्वी के आसपास की यह घटना है। 1137 ईस्वी में अर्णोराज या आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में आनाजी ने करवाया था। आनाजी की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। आनाजी की हत्या जो है उनके पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई और उसके बाद में जो शासक बने थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से जाना जाता है। चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चतुर्थ ने सर्वप्रथम, विग्रहराज चतुर्थ ने सर्वप्रथम दिल्ली के तोमरों को पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरुआती जो चौहान शासक थे, शुरुआती चौहान शासक वासुदेव के बाद में जो शासक आए थे और अजयराज चौहान से पहले के जो शासक थे, इन्होंने प्रतिहार वंश के शासकों के सहयोगी शासक या सामंतों के रूप में शासन किया था। यानी प्रारंभिक चौहान शासक थे वो प्रतिहार वंशीय शासकों के सहयोगी शासक रहे या उनके सामंत रहे थे। लेकिन अजयराज चौहान ने और वाकपति राज, अजयराज से पहले वाकपति राज हुए उन्होंने, और अजयराज ने, इन्होंने प्रतिहारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यानी प्रतिहारों को उन्होंने हराया, क्योंकि प्रतिहारों का जो पूरा ध्यान था वो कन्नौज उज्जैन की तरफ चला गया और इधर अनुपस्थित रहे वो राजस्थान में। इसका फायदा चौहान शासकों ने उठाया और वो स्वतंत्र हो गए। उसके बाद में अजयराज चौहान, उन्होंने अपनी सत्ता अजमेर नगर बसा करके वहां स्थापित कर ली। उसके बाद में अर्णोराज बहुत प्रभावी शासक थे और विग्रहराज चतुर्थ तो सबसे प्रभावी शासकों में गिने जाते हैं चौहानों के, और इनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौहान वंश का स्वर्ण काल, विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है वो चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। यहां अगर हम बात करें अर्णोराज का शासन काल जो था वो 1133 से लेकर के 1153 या कुछ मत के अनुसार 1155 था, और विग्रहराज का जो शासन काल था वो 1155 से लेकर के और 1163 तक का अल्प काल का शासन काल था। लेकिन
इस छोटे से शासन काल में भी विग्रहराज चतुर्थ ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी। ये चौहान वंश का इसीलिए स्वर्णकाल कहलाया जाता है। और इसके प्रमुख जो उपलब्धियां थी वो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, दिल्ली के तोमरों को हराया, और दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दूसरा, गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया। दिल्ली को अपने अधीन किया। खुसरो शाह जो गजनी का शासक था उसे पराजित किया। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ की बहुत सी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी, जिसके लिए विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। अब वो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? पहली, हम विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो पहला, उन्होंने अजमेर में एक पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे संस्कृत कंठाभरण पाठशाला कहा जाता है। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और ये कहां पर था विद्यालय? ये अजमेर में था। और इसका निर्माण जो है वो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। वर्तमान में इस संस्कृत पाठशाला को अब अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अब ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर की मस्जिद है और भारत की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसे दो कारणों से कहा जाता है। पहला कारण तो यह कि जब अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसने जब अजमेर पर अटैक किया पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, तो उसने मात्र 2.5 दिनों में इस संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का स्वरूप बदल दिया। यानी उसका जो स्ट्रक्चर था उसको बदल करके उसको मस्जिद जैसा रूप दे दिया। इसलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहलाता है। और दूसरा जो कारण है वो है क्यों यहां पर पंजाब शाह जो पीर हुए हैं, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स का मेला, पंजाब शाह का उर्स का मेला 2.5 दिन का यहां पर लगता है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित करवाई गई जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जो थी वो आजकल अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जानी जाती है। ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किया गया पहला सांस्कृतिक कार्य। दूसरा जो है विग्रहराज चतुर्थ की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसमें दूसरा है बीसलपुर
कस्बा बसाया, और बीसलसर बांध का निर्माण करवाया। बीसलसर बांध जो कि अब राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है, बीसलपुर बांध के नाम से जानी जाती है। इसका प्रारंभिक निर्माता जो था वो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव था, जो कि चौहान वंश का शासक था। तो बीसलसर बांध और बीसलपुर कस्बा, ये दो काम विग्रहराज चतुर्थ के हैं। विग्रहराज चतुर्थ जो था उसकी साहित्यिक उपलब्धियां भी थी। वो खुद एक विद्वान था। उसने विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने, विग्रहराज चतुर्थ ने हारी केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। हरी केली, ये नाटक का नाम है। हरी केली नामक नाटक की रचना की। खुद विग्रहराज ने हरी केली नामक नाटक की रचना की। इस नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी आपको अढ़ाई दिन के झोंपड़े की दीवारों पर उत्कीर्ण की हुई मिल जाएगी। इन्हें उस संस्कृत कंठाभरण पाठशाला के शिलाओं पर उसने उत्कीर्ण करवाया था और वो आज भी विद्यमान है। अजमेर में आप देख सकते हैं कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जो थी, जो अढ़ाई दिन के झोंपड़े के रूप में जानी जाती है, उसके बहुत सारे पत्थरों पर आपको संस्कृत भाषा में कुछ पंक्तियां लिखी हुई मिलेगी। वो असल में हरी केली नामक नाटक से ली गई है और हरी केली नाटक का रचनाकार है वो स्वयं विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव था। दूसरा, विग्रहराज चतुर्थ खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में उसका एक दरबारी विद्वान जिसका नाम था सोमदेव, सोमदेव जो कि विग्रहराज के दरबारी विद्वान थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने की। हरी केली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज ने, स्वयं ने की। विद्वानों का आश्रयदाता, स्वयं विद्वान। इसलिए जयानक ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी है। किसने दी है? जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था। जयानक ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। तो इस तरह से एक प्रश्न यह भी बनता है, कवि बांधव किस चौहान शासक को कहा जाता था? तो कवि बांधव जिस चौहान शासक को कहा जाता था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव। बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। और कवि बांधव की उपाधि किसने दी? तो जयानक ने दी। जयानक कौन? जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक संस्कृत ग्रंथ है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारियां देता है, उसका रचनाकार जयानक है। आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में क्रम से अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज,
इसके बाद अपर गांगेय, पृथ्वीराज सेकंड, तथा सोमेश्वर चौहान। चौहान वंश के शासक बने। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के बाद में जो शासक थे वो कौन कौन थे? अपर गांगेय, पृथ्वीराज सेकंड और सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो थे, इनका विवाह, सोमेश्वर चौहान का विवाह जो हुआ था वो त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ में हो। त्रिपुरी की कलचुरी राजकुमारी कर्पूरी देवी, ये कलचुरी वंश की राजकुमारी थी, जिसका संबंध त्रिपुरी से है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में त्रिपुरी है, वहां कलचुरी वंश का शासन था और कलचुरी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ में सोमेश्वर चौहान का विवाह हुआ और कर्पूरी देवी की कोख से ही पृथ्वीराज तृतीय और हर्राज या हर्राय का जन्म हुआ था। ये भाई थे। पृथ्वीराज तृतीय को इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से इन्हें जाना जाता है और चौहान वंश के ये सबसे पराक्रमी शासक माने जाते हैं। जब चौहानों का इतिहास जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जेहन में आता है वो पृथ्वीराज चौहान का ही आता है, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध किया था। पृथ्वीराज जो चौहान थे, इन्होंने किस तरह से गोरी से मुकाबला किया, इसके बारे में अपन जानकारी अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।